एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, क्लास 11th। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र। तो इसमें देखिए हम ये पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान की परिभाषा एवं उसके लक्ष्य, मनोविज्ञान का इतिहास, भारत में मनोविज्ञान के विकास का विस्तृत वर्णन और मनोविज्ञान एवं अन्य विद्या शाखाएं के संबंध को जानेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी कैसे प्रत्यक्षण करता है, कैसे सीखता है, कैसे वो सोचता है, कैसे याद करता है, कैसे समझता है और साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट के वस्तुओं एवं घटनाओं के साथ किस तरह से अंतःक्रियाएं यानी कि इंटरैक्शन करता है, ये सब का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कुछ इन प्रश्नों का भी उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति क्यों किसी चीज़ को आसानी से याद कर लेता है तथा दूसरी चीज़ को काफ़ी प्रयासों में भी नहीं याद कर पाता है। व्यक्ति में थिंकिंग का विकास कैसे होता है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों का प्रत्यक्षण भिन्न क्यों होता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है आदि। इस उत्सुकता एवं जिज्ञासा के कारण ही हम ये सोचने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं कि किस प्रकार लोग एक दूसरे से इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एवं बिहेवियर में डिफरेंट है। वे कभी सैड तो कभी हैप्पी होते हैं एवं किस प्रकार से वे एक दूसरे के मित्र या शत्रु हो जाते हैं। कुछ लोग किसी कार्य को जल्दी सीख लेते हैं जबकि दूसरे उसी कार्य को सीखने में अधिक समय क्यों लगाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर एक अनुभवहीन व्यक्ति भी दे सकता है तथा वह व्यक्ति भी जिसे मनोविज्ञान का ज्ञान है वो भी दे सकता है। एक अनुभवहीन व्यक्ति सामान्य ज्ञान के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देता है, जबकि एक मनोवैज्ञानिक इन क्रियाओं के पीछे छिपे कारणों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने के बाद इन प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर देता है। तो प्रस्तुत पाठ में हम मनोविज्ञान के स्वरूप एवं क्षेत्र को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा और लक्ष्य। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों साइके तथा लोगोस से मिलकर बना है। साइके का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगोस का अर्थ होता है विवेचना करना। इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला यानी कि स्टडी ऑफ साउल विषय माना गया है। आरंभिक ग्रीक दार्शनिक जैसे कि एरिस्टोटल तथा प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का ही विज्ञान कहा है। 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों जैसे लिविनिज, लॉक, इन सब ने साइके शब्द का अधिक उपयुक्त अर्थ मन यानी कि माइंड से लगाया और इस तरह से इन लोगों ने मनोविज्ञान को मन का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ माइंड का विषय माना। परंतु आत्मा या मन ये दोनों ही कुछ पद ऐसे थे जिनका स्वरूप अनप्रेक्षणीय तथा अदर्शनीय था। अतः इन दोनों तरह की परिभाषाओं को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं माना गया। इसके बाद लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति के अध्ययन को विज्ञान कहा। विलियम वुंड तथा उनके शिष्य टिचेनर इस परिभाषा के प्रमुख समर्थक थे, परंतु इस परिभाषा को भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं माना गया क्योंकि यह वैज्ञानिक ढंग से प्रेक्षणीय करने एवं समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती थी। विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला था।
आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित करने की कोशिश की गई। इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर का विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषा जेबी वाटसन ने सर्वप्रथम दिया था। व्यवहार को एक ठोस एवं प्रेक्षणीय पहलू के रूप में भी परिभाषित किया गया। अतः यह आत्मा, मन तथा चेतना आदि से काफ़ी भिन्न था, क्योंकि ये सभी कुछ ऐसे थे जो आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव थे तथा जिनका ऑब्जर्वेशन भी नहीं किया जा सकता था। इसका विषय वस्तु बिहेवियर प्रोसेस माना गया, जिसे आसानी से प्रेक्षण किया जा सकता है। सीखना यानी कि लर्निंग, प्रत्यक्षण, हाव भाव आदि जिनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है, उसका ही अध्ययन मनोविज्ञान करता है। साथ ही साथ मनोविज्ञान उन मानसिक प्रक्रियाओं यानी कि मेंटल प्रोसेस का भी अध्ययन करता है जिसका सीधे प्रेक्षण तो नहीं किया जाता है, परंतु उसके बारे में आसानी से व्यवहारात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मनोविज्ञान की एक उत्तम परिभाषा सैंट्रोक 2000 के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। बैरोन के अनुसार मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। सिसरेली एवं मेयर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के लक्ष्य। ठीक है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ऐसे अध्ययन के पीछे उसके कुछ छिपे लक्ष्य होते हैं। मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित 3 हैं। फर्स्ट है मापन एवं वर्णन यानी कि मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। सेकंड है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण यानी कि प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। थर्ड है व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन। तो हम देखते हैं फर्स्ट मापन एवं वर्णन यानी कि मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य प्रणाली के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना तथा फिर उसे मापन करना होता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए पहले उसे मापना आवश्यक होता है, यानी कि पहले उसे मेज़र करना आवश्यक होता है। इसे मापने के लिए कई तरह के परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए मनोविज्ञान के एक प्रमुख लक्ष्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मापने के लिए परीक्षण या विशेष प्रविधि का विकास करना है। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या प्रविधि में कम से कम 2 गुणों का होना अनिवार्य है। पहला है विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी तथा सेकंड है वैधता यानी कि वैलिडिटी। विश्वसनीयता क्या होता है? ये होता है कि बार बार मापने से व्यक्ति के प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि विश्वसनीयता मतलब कि जिस चीज़ को हम माप रहे हैं उसको कितनी बार भी हम मापें, उसके जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस ना हो, तो उसको हम बोलते हैं विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा वैधता। तो वैधता का मतलब होता है कि परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। यानी कि हम वही चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, वही चीज़ को माप रहे हैं जिसको मापने के लिए उसे बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं वैलिडिटी, वैधता। मापने के बाद मनोवैज्ञानिक उस व्यवहार का वर्णन करते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि मापने पर यदि किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट 150 आता है तो मनोवैज्ञानिक यह समझते हैं कि व्यक्ति तीव्र बुद्धि का है और वह विभिन्न परिस्थितियों में बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार
कर सकता है। ठीक है। सेकंड हमारा पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने से होता है ताकि उसे ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सके। जहाँ तक पूर्व कथन का सवाल है, इसमें सफलता, मापन की सफलता पर निर्भर करता है। इसमें सफलता क्या है? मापन की सफलता पर निर्भर करता है। सामान्यतः मनोवैज्ञानिक व्यवहार के मापन के आधार पर ही यह पूर्व कथन करते हैं कि व्यक्ति अमुक परिस्थिति में क्या कर सकता है तथा कैसे कर सकता है। जैसे कि अगर हम किसी स्टूडेंट के सामान्य बौद्धिक स्तर का मापन करके उसके बारे में सही सही जान ले तो हम स्कूल में उसके परफॉर्मेंस के बारे में पूर्व कथन आसानी से कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति की एप्टीट्यूड को मापकर मनोवैज्ञानिक यह पूर्वानुमान लगाते हैं कि व्यक्ति को किस तरह के जॉब में लगाना उत्तम होगा ताकि उसे अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक सक्सेस मिल सके। पूर्व कथन तथा नियंत्रण साथ साथ चलता है और मनोवैज्ञानिक जब भी किसी व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करता है तो उसका उद्देश्य उस व्यवहार को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल भी करना होता है। तो थर्ड है हमारा व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन। तो मनोविज्ञान का अंतिम जो लक्ष्य है वो है मानव व्यवहार की व्याख्या करना। व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ सिद्धांतों का निर्माण करते हैं ताकि उनकी व्याख्या मनोवैज्ञानिक ढंग से की जा सके। ऐसे सिद्धांत ज्ञात स्रोतों से तथ्यों को संगठित करते हैं और मनोवैज्ञानिक को उस परिस्थिति में तर्कसंगत अनुमान लगाने में मदद करते हैं जहां वे सही उत्तर नहीं जान पाते हैं। मानव व्यवहार की व्याख्या करना मनोविज्ञान का सबसे अव्वल लक्ष्य है, क्योंकि जब तक मनोवैज्ञानिक यह नहीं बतला पाते हैं कि व्यक्ति अमुक व्यवहार क्यों कर रहा है, अमुक मापन प्रविधि क्यों काम कर रहा है, तो वे सही ढंग से न तो उस व्यवहार के बारे में पूर्व कथन ही कर सकते हैं और न ही ठीक ढंग से नियंत्रण ही संभव है। सो गाइस, आज का हमारा यहाँ तक ख़त्म हुआ टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।